शो करता है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ एक नॉर्मल शरीर का पार्ट दिखाया गया है जिसमें ये एक पेशाब की थैली है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है और इसके बीच में से मूत्रमार्ग यानी यूरेथ्रा निकल रहा है। वहीं दूसरी ओर हम देखेंगे कि सेम मॉडल में ये प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट पाया गया है, यानी प्रोस्टेट के अंदर जो है वो सब्सटेंस उसका गूदा बढ़ गया है। तो जब ये गूदा बढ़ जाता है तो ये पेशाब के रास्ते को दबाना शुरू कर देता है और लक्षण शुरू करते हैं। इसी कारण से थोड़े से पेशाब की थैली में भी बदलाव आते हैं। कुछ ऐसे लक्षण हम पहचान सकते हैं कि हाँ प्रोस्टेट का जो साइज बढ़ने के या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के जो सिम्टम्स है वो इतने कब बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से रोजमर्रा की जिंदगी अफेक्ट हो जाती है? हमारे पेशाब निकलने की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ने लगती है, जैसे कि पेशाब की धार पतला होना शुरू हो जाएगी, पेशाब करने में ज़्यादा समय लगने लगेगा, पेशाब की धार टूट टूट के आएगी या आपको पेशाब करते समय जोर लगाना पड़ेगा। इसके कारण जो बदलाव होते हैं, फिर धीरे धीरे आपको बार बार पेशाब जाने की फीलिंग आना शुरू होती है तथा रात में भी आपको नींद से उठ के कई बार पेशाब जाना होता है। तो ये कई सारे लक्षण हैं जो कि प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट यानी प्रोस्टेट के बढ़ने को दर्शाते हैं। डॉक्टर, इसी में जैसे प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के लिए आपने अल्फा ब्लॉकर्स मेडिसिन की बात की, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? जो सेक्सुअल पार्ट होता है उसमें मेजर साइड इफेक्ट ये पाया जाता है कि जब भी हम सेक्स करते हैं या संभोग करते हैं तो वीर्य जो कि बाहर आना चाहिए सीमन, वो वापस पेशाब की थैली की तरफ लौट जाता है। तो उससे अनकंफर्टेबल होता थोड़ा सा पेशेंट को साइकोलॉजिकली एक वो महसूस होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा ये होता है कि दवाइयों का नहीं असर अगर हम देखा जाए, इसके अलावा भी जो प्रोस्टेट में सूजन आती है नीचे की तरफ, जो एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, दर्द बनता है, उस कारण से आपकी सेक्स ड्राइव भी कम होने लगती है। तो प्रोस्टेट कैंसर के जो लक्षण होते हैं डॉक्टर, क्या वो भी बाकी की तरह ही होते हैं या वो मोर और लेस सेम होते हैं या अलग होते हैं? देखिए, शुरुआती स्टेज में जब कैंसर होता है तो उसके लक्षण बीपीएच जैसे ही होते हैं। वो भी प्रोस्टेट बढ़ने के कारण पेशाब में रुकावट पैदा कर सकता है और जो भी मैंने अदर लक्षण बताए थे जैसे कि पेशाब की धार टूट टूट के आना, बार बार पेशाब जाने की फीलिंग होना, इस तरह से प्रेजेंट करता है। और जब भी कोई मरीज इस तरह के सिम्टम्स लेके किसी डॉक्टर के पास जाता है, हम एक टेस्ट कराते हैं जिसको पीएसए बोलते हैं। उसके लेवल की बेसिस पे फिर हम आगे डायग्नोस करते हैं कि क्या ये नॉर्मल एनलार्जमेंट हो सकता है या फिर इसमें कोई कैंसर होने की संभावना है। तो ये पीएसए टेस्ट मतलब कौन सा टेस्ट होता है? पीएसए एक ब्लड का टेस्ट होता है। अच्छा। जो कि दिन में कभी भी कराया जा सकता है, ऐसे कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसकी नॉर्मल रेंज ज़्यादातर साइज पे डिपेंड करती है, लेकिन एक ब्रॉड अगर हम बड़े उसमें देखा जाए तो 4 से कम 4 नैनोग्राम पर एमएल से इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। ठीक है। अगर ये वैल्यू उसके ऊपर जा रही है तो फिर हमें एक संदेह पैदा होता है कि कहीं इसमें कैंसर होने की संभावना तो नहीं है। तो मैस्टरबेशन करते हैं, सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं, तो या आपको प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का रिस्क रहता है, इस बात में है सच्चाई? नहीं, ये हम इसको अगर इस तरह से देखें तो ये बिल्कुल उल्टी बात है। जब भी आप मैस्टरबेट करते हैं, जब भी हम स्खलित करते हैं या वीर्य निकलता है, सीमेन इजैकुलेट होता है, तो प्रोस्टेट का कंजेशन कम होता है। जब प्रोस्टेट का कंजेशन कम होता है तो प्रोस्टेट हेल्दी रहता है। अच्छा, ओके। तो ऐसे में टमाटर का नाम आता है कि टमाटर खाने से मर्दों की प्रोस्टेट हेल्थ अच्छी होती है इस बात में सच्चाई? जी, ये बताया गया है। कुछ एक रिसर्चेस ऐसी हुई हैं जिसमें कहा गया है कि लाइकोपीन रिच फूड हम जो लेते हैं, खासतौर जिसमें टमाटर आता है जो कि बहुत ईजिली कॉमनली अवेलेबल है, हम डेली हमारी डाइट में रहता है, वो ज़रूर एक टमाटर डेली खाना चाहिए। इससे प्रोस्टेटिक हेल्थ इंप्रूव होती है। ओके। और भी कुछ ऐसे फूड्स हैं? ब्रोकली वगैरह के लिए बोला गया है, दालों के लिए बोला गया है, पूरे अनाजों के लिए बोला गया है कि ये सब अगर आप सेवन करते हैं तो प्रोस्टेट हेल्थ इंप्रूव होती है। ठीक है। मेन की हेल्थ के बारे में अक्सर वो लोग खुद ज़्यादातर बात नहीं करते क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। मर्दों को भी बहुत सारे दर्द होते हैं जिसके बारे में बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, खास करके उनकी प्रोस्टेट हेल्थ के बारे में। एक एज क्रॉस करने के बाद प्रोस्टेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। वो प्रोस्टेट का साइज़ बढ़ना हो, प्रोस्टेट कैंसर हो या फिर उससे रिलेटेड तमाम ऐसी दिक्कतें जिसकी वजह से उनकी डे टू डे लाइफ काफ़ी ज़्यादा हैम्पर होने लगती है। इसीलिए हमने आज के सेशन को ऑर्गेनाइज किया है जिसमें हम प्रोस्टेट हेल्थ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके बारे में हमें कब अवेयर हो जाना चाहिए, कौन से ऐसे वार्निंग साइंस हैं जो समय रहते पहचान लेना चाहिए, उसका इलाज कैसे कराना चाहिए, कंट्रोल करने के लिए क्या क्या टिप्स हैं, और प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है वो मेन के बॉडी में क्या रोल प्ले करती है। जिसके लिए हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हुए हैं डॉक्टर अंकुर भटनागर, जो कि सीनियर कंसल्टेंट और हेड हैं यूरोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट डिपार्टमेंट, अकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, इस सेशन में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक्स। मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेघा।
थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम कोशिश करेंगे आपके ज़रिए हमारी ऑडियंस तक इस टॉपिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस और जानकारी जो है जो उनके लिए यूज़फुल हो वो पहुंचा सके। सबसे पहले डॉक्टर हम चाहते हैं कि आप एक आसान भाषा में पॉडकास्ट की शुरुआत के लिए एक ब्रीफ दे दीजिए कि आखिर प्रोस्टेट ग्लैंड क्या होती है, उसका फंक्शन क्या होता है मेल्स में, और इसको लेकर के एक इन्फॉर्मेशन क्या सबको दिमाग में अपनी रखनी चाहिए। देखिए, प्रोस्टेट जैसे कि हमने कहा ग्लैंड यानी एक ग्रंथि होती है जो कि पुरुष प्रजनन तंत्र का एक हिस्सा होती है। अगर शारीरिक रचना के हिसाब से देखा जाए तो इसकी लोकेशन यानी इसका जो पोजीशन होता है वो पेशाब की थैली यानी यूरिनरी ब्लैडर के बिल्कुल नीचे होता है, ठीक है। और जो मूत्र मार्ग जिसको हम यूरिथ्रा भी कहते हैं उसके चारों तरफ ये लिपटा हुआ होता है, ठीक है। फंक्शन की अगर बात करें कि ये क्या कार्य करता है, तो ये कुछ ऐसे पदार्थ बनाता है जो कि शुक्राणुओं के साथ मिलके वीर्य बनाते हैं। जी, स्पर्म्स बनाते हैं, मतलब सीमन बनाते हैं, सीमन स्पर्म्स बनाते के हैं। साथ ओके, ठीक है। डॉक्टर, क्या प्रोस्टेट अगर जो हेल्थ है वो डिटोरिएट होने लगे या कुछ ऐसे अबनॉर्मलिटीज उसमें दिखने लगे तो किसी भी मेन की सेक्सुअल लाइफ भी इम्पैक्ट हो सकती है? जी, बिल्कुल ऐसा होता है कि अगर प्रोस्टेटिक सिम्टम्स यानी प्रोस्टेट से रिलेटेड अगर लक्षण आना शुरू होते हैं तो सेक्सुअल हेल्थ प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी परेशानी में आती है। प्रत्यक्ष रूप से ऐसा होता है कि अगर प्रोस्टेट में कोई इन्फेक्शन बनता है या सूजन बनती है तो जो एक सेक्सुअल ड्राइव होती है वो कम होने लगती है। इसके अपोजिट जब हम इसका इलाज करते हैं तो जो दवाइयाँ इसके लिए प्रिस्क्राइब की जाती हैं पेशेंट्स को, उनको लेने से भी कई बार लिंग में तनाव आने की समस्या बन सकती है, सेक्सुअल ड्राइव में कमी हो सकती है, कई बार वीर्य का उल्टा लौट जाना ये भी समस्या बन सकती है। ठीक है, ये सारी दिक्कतें हो जी, सकती हैं। जी। एक कहा जाता है कि एक एज क्रॉस करने के बाद आपकी प्रोस्टेट का साइज बढ़ता ही बढ़ता है, इस बात में कितनी सच्चाई है? ये बात लगभग पूरी तरह से सच है। जब भी हम 45 या 50 की उम्र क्रॉस करते हैं पुरुषों में तो प्रोस्टेट का बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर देखा जाए तो ये इंटरनली कुछ हार्मोनल चेंजेस जो अंदर आ रहे होते हैं या कुछ किसी तरह का इन्फ्लेमेटरी या सूजन वाली प्रोसेस जो शुरू होती है उस कारण से होता है। ठीक है, तो जैसे अगर जिसको प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट कहा जाता है तो ये प्रॉब्लम क्यों हो जाती है, कैसे हो जाती है, कितना साइज बढ़ना नॉर्मल है, इसको हम कैसे समझें? देखिए, प्रोस्टेट बढ़ने को हम मेडिकली जो है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया कहते हैं, बीपीएच। शरीर के अंदर जैसे कि उम्र बढ़ती जाती है तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो मेल हार्मोन होता है उसमें कमी आने लगती है, साथ साथ ईस्ट्रोजेनिक हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं और साथ में अंदर कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि प्रोस्टेटिक सूजन में यानी प्रोस्टेट में जब इन्फेक्शन होता है तब वो निकल के आते हैं जिन्हें साइटोकाइंस कहते हैं। ये कुल मिला के सारे पदार्थ इस तरह से एक्ट करते हैं कि प्रोस्टेट की जो सेल्स होते हैं जिन्हें कोशिकाएं भी कह सकते हैं वो संख्या में बढ़ने लगती हैं। तो उम्र के बाद इन सारे फैक्टर्स को अगर हम देखते हैं, इन सारे प्रभावों को अगर देखते हैं तो उससे प्रोस्टेट साइज बढ़ता ही बढ़ता है। ठीक है जी। हमने जैसे प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की बात की तो यूजुअली लोगों को लगता है कि इसका साइज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इससे होने वाली परेशानियां भी बढ़ जाएंगी। तो एक बार साइज बताइए कि प्रोस्टेट का साइज कितना नॉर्मल कंसिडर किया जाता है और कितना साइज बढ़ जाए तो उसको नॉर्मल माना जाता है। तो ये पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, प्रोस्टेट साइज को लेके जो एक जब शारीरिक हम संरचना की बात करते हैं तो नॉर्मल प्रोस्टेट साइज जो होता है वो लगभग 15 से 18 ग्राम के बीच में होता है। लेकिन उम्र के साथ जो प्रोसेस शुरू होती है जिसमें कि प्रोस्टेट बढ़ना शुरू होता है तो प्रोस्टेट बढ़ने के कारण जो लक्षण आते हैं वो प्रोस्टेट के साइज पे डिपेंड नहीं करते हैं। एक पुरुष जिसमें कि प्रोस्टेट का वजन 22-23 ग्राम है या दूसरा पुरुष जिसमें कि प्रोस्टेट का वजन 35-40 ग्राम है, उन दोनों में लक्षण बराबर हो सकते हैं। तो इसमें साइज मैटर नहीं करता है, जो प्रोस्टेट की लोकेशन है उसके कारण जो वो पेशाब की थैली पे प्रभाव डाल रहा है और पेशाब के रास्ते को यानी मूत्र मार्ग को कितना कंप्रेस कर रहा है, सारे जो लक्षण आते हैं वो उस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है। तो साइज कभी भी क्राइटेरिया नहीं होता कि हम ट्रीटमेंट कब स्टार्ट करें और साइज कभी भी क्राइटेरिया नहीं होता है कि क्या हमें सर्जरी की जरूरत है या नहीं है। जैसे हमने प्रोस्टेट की साइज की बात की, कुछ ऐसे लक्षण हम पहचान सकते हैं कि हाँ प्रोस्टेट का जो साइज बढ़ने के या प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के जो सिम्टम्स है वो इतने कब बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से रोजमर्रा की जिंदगी अफेक्ट हो जाती है? जी, पहले तो हम लक्षणों की बात करते हैं कि क्या क्या हो सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि प्रोस्टेट जो होता है वो मूत्र मार्ग के चारों तरफ लिपटा हुआ होता है, तो जब भी वो बढ़ता है वो उसको दबाने लगता है या कंप्रेस करता है, जिससे कि हमारे पेशाब निकलने की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ने लगती है। जैसे कि पेशाब की धार पतला होना शुरू हो जाएगी, पेशाब करने में ज़्यादा समय लगने लगेगा, पेशाब की धार टूट टूट के आएगी या आपको पेशाब करते समय जोर लगाना पड़ेगा। इसके कारण जो बदलाव होते हैं फिर धीरे धीरे आपको बार बार पेशाब जाने की फीलिंग आना शुरू होती है तथा रात में भी आपको नींद से उठ के कई बार पेशाब जाना होता है। तो ये कई सारे लक्षण हैं जो कि प्रोस्टेटिक
एनलार्जमेंट यानी प्रोस्टेट के बढ़ने को दर्शाते हैं। और जब से आपको ये लक्षण आना शुरू हो जाते हैं तो आप इसको आराम से पहचान सकते हैं कि क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है, और उसी समय आपको किसी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो सिर्फ यूरिनरी सिम्टम्स ही आते हैं प्रोस्टेट बढ़ता है तो, या उसके अलावा भी कुछ और होता है? आमतौर पे शुरुआत में यूरिनरी सिम्टम्स ही आना शुरू होते हैं। धीरे धीरे अगर हम इसको इग्नोर करते हैं तो फिर सिम्टम्स भी बढ़ सकते हैं, और सिम्टम्स के कारण कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, जैसे कि पेशाब में बार बार इन्फेक्शन का बनना, पेशाब में कई बार ब्लीडिंग का शुरू हो जाना, पेशाब पूरी तरह से बंद हो जाना, या हर 10-10, 15-15 मिनट पे आपको बाथरूम के चक्कर लगाना। अच्छा। तो ये सारी समस्याएं तब होती हैं जब हम इनिशियल सिम्टम्स यानी शुरुआती लक्षणों को इग्नोर करते हैं। प्रोस्टेट इनलार्जमेंट का कोई इलाज है अगर इन सिम्टम्स को कंट्रोल करना है तो, या उम्र के साथ ये बढ़ते ही रहता है? नहीं, देखिए, प्रोस्टेट तो उम्र के साथ बढ़ना एक नेचुरल प्रोसेस है। अब इस नेचुरल प्रोसेस से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्ट होती है, साथ ही हम मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आजकल बहुत ही बेहतरीन दवाइयाँ आती हैं, जिन्हें कि हम अल्फ़ा ब्लॉकर कैटेगरी की मेडिसिन्स कहते हैं। ये क्या करती हैं कि ये प्रोस्टेट जो रुकावट कर रहा है, तो प्रोस्टेट की मांसपेशियों पे और उसके कैप्सूल पे यानी उसकी बाहरी झिल्ली पे एक्ट करके उनको लूज़ करती हैं और रास्ते को खोलती हैं, ताकि आप अच्छे से पेशाब कर पाएँ। एक बार आप अच्छे से पेशाब कर पाते हैं तो ये सारे सिम्टम्स अपने आप ही कम होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है डॉक्टर, इसी में जैसे प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के लिए आपने अल्फा ब्लॉकर्स मेडिसिन की बात की, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं? देखिए, मेजरली तो साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं थोड़े से सेक्सुअली होते हैं, अदरवाइज ये मेडिसिन काफ़ी सेफ़ होती हैं, मरीजों को ये लाइफ लॉन्ग भी चलती हैं, तो वो आराम से अपने पूरी ज़िंदगी खा भी सकते हैं इसको। दूसरी दवाइयों के साथ भी इनका इंटरेक्शन कम होता है। जो सेक्सुअल पार्ट होता है उसमें मेजर साइड इफ़ेक्ट ये पाया जाता है कि जब भी हम सेक्स करते हैं या संभोग करते हैं तो वीर्य जो कि बाहर आना चाहिए सीमन, वो वापस पेशाब की थैली की तरफ लौट जाता है। तो उससे अनकंफर्टेबल होता थोड़ा सा पेशेंट को साइकोलॉजिकली एक वो महसूस होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा ये होता है कि दवाइयों का नहीं असर अगर हम देखा जाए, इसके अलावा भी जो प्रोस्टेट में सूजन आती है नीचे की तरफ, जो एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, दर्द बनता है, उस कारण से आपकी सेक्स ड्राइव भी कम होने लगती है। ओके, ठीक है। अच्छा, अगर जैसे जिस उम्र में ये प्रॉब्लम होती है 50 साल के बाद, तो ज़्यादातर उस समय तक बहुत सारे लोगों को और भी बीमारियां हो जाती है, ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज़ हो, किडनी या लिवर रिलेटेड हो। अगर उनकी भी दवाइयाँ चल रही हैं तो उसके साथ साथ में प्रोस्टेट इनलार्जमेंट जो कि अल्फा ब्लॉकर मेडिसिन है वो ली जा सकती है कंबाइन करके? बिल्कुल। यूजली जिस एज में प्रोस्टेट प्रेजेंट करता है तो आमतौर पे मरीजों को कोई ना कोई और साथ में बीमारी होती ही होती है, लेकिन ये कैटेगरी जो मेडिसिन की है जिसे हम अल्फा ब्लॉकर कहते हैं, ये बहुत ही सेफ मेडिसिन हैं। इनके आमतौर पे किसी दवाइयों के साथ कोई इंटरेक्शंस नहीं है, मतलब उनसे दवाइयों के दूसरी दवाइयों के असर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। अभी जैसे हमने प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की बात कर ली, अब प्रोस्टेट में कई बार इन्फेक्शन भी हो जाता है, तो इन्फेक्शन होने के क्या कारण है, उसके लक्षण कैसे पहचाने हम? देखिए, प्रोस्टेट बढ़ने के कारण पेशाब रुकता है, पेशाब की थैली में होल्ड रहता है, इस कारण से बैक्टीरिया को उसमें ग्रो करने का मौका मिलता है। दूसरा, हमारा जो नेचुरल डिफेंस है कि हम जब यूरिन पास करते हैं तो सारे बैक्टीरिया जो कि मूत्र मार्ग में है वो फ्लश आउट हो जाते हैं। जब हम इफेक्टिवली पेशाब कर ही नहीं पा रहे हैं तो वो फ्लशिंग इफेक्ट भी चला जाता है। इससे प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट में हमेशा इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है। ठीक है। दूसरा, इसका बहुत ही नेगेटिव अगर वो देखा जाए कि प्रोस्टेट चूँकि एक मांस का टुकड़ा है जिसमें कि ब्लड सप्लाई इतनी अच्छी नहीं होती है, और बैक्टीरिया जब एक बार इन्फेक्ट करते हैं पेशाब में तो वो उसमें अंदर जाके छुप जाते हैं, और ब्लड सप्लाई इतनी अच्छी ना होने के कारण एंटीबायोटिक पेनिट्रेशन अच्छा नहीं होता है प्रोस्टेट के अंदर। अच्छा। तो जिस कारण से अगर आपको इन्फेक्शन होता है तो बार बार इन्फेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है, और एक बार के इन्फेक्शन के भी लंबे चलने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये दिक्कत हो सकती है। और प्रोस्टेट इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? देखिए, अगर प्रोस्टेट में सिर्फ सूजन है तो लंबे समय तक अगर हम एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देते हैं तो उससे वो आमतौर पे कंट्रोल हो जाती हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है कि ज़्यादातर खासतौर से डायबिटिक जो पेशेंट्स होते हैं जिनमें शुगर लेवल ज़्यादा होता है, किसी कारण से अगर प्रोस्टेट में पस या मवाद बनना शुरू हो जाता है तो फिर ऐसे केसेस में हमें सर्जरी करके उसको ड्रेन आउट करना होता है। ओके, तो सर्जिकल ऑप्शन मोस्टली लोगों में दिया जाता है या रेयर है? नहीं, सिर्फ इन्फेक्शन अगर होता है तो हम प्राइमरली मतलब मेनली हम दवाइयों से ही उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, और साथ में सपोर्टिव मेडिसिन अल्फा ब्लॉकर शुरू करते हैं ताकि भविष्य में इन्फेक्शन ना बने। लेकिन अगर बार बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं या इन्फेक्शन के कारण मवाद बन रहा है तो फिर प्रोस्टेट की दवाइयों को चलाने का कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है। ऐसे केसेस में हम मरीजों को सर्जरी की सलाह देते हैं। पूरा हमने जैसे प्रोस्टेट इन्फेक्शन की बात की, प्रोस्टेट कैंसर भी जो है एक कॉमन है लोगों में ज़्यादातर। हालांकि कहा जाता है कि ये बाकी कैंसर के मुकाबले में थोड़ा सा कम पीड़ादायक होता है।
तो सबसे पहले हम डॉक्टर जानना चाहेंगे कि प्रोस्टेट इनलार्जमेंट में और कैंसर में या इन्फेक्शन में क्या डिफरेंस है, एक बार पहले आप वो बता दीजिए। देखिए, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट एक नेचुरल प्रोसेस है जिसको हम बीपीएच कहते हैं। किसी भी अंग में अगर कोई ट्यूमर या गठान बनती है तो वो अंग भी बढ़ सकता है। तो प्रोस्टेट कैंसर में भी प्रोस्टेट में साइज में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन ये दोनों ही चीज़ें या दोनों ही कंडीशन बिल्कुल अलग हैं। एक कंडीशन बिनाइन जिसको कि हम नॉन कैंसरस कहते हैं, एक कंडीशन कैंसर होती है। इनका ट्रीटमेंट पार्ट भी अलग होता है और इनका आगे का जो प्रोग्रेशन होता है, मतलब आगे किस तरह से बढ़ेंगी, वो भी डिफरेंट होता है। तो वही बात इन्फेक्शन की आती है। तो इन्फेक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई बैक्टीरिया पेशाब के थ्रू अंदर जाता है, वो इन्फेक्शन करता है आसपास के अंगों में, साथ में प्रोस्टेट को भी इन्वॉल्व करता है। हाँ, उसका कारण जो रुकावट बनती है पेशाब में वो देखा गया है। तो प्रोस्टेट बढ़ने के कारण इन्फेक्शन प्रोन हो जाती है शरीर। अच्छा, तो ये हो सकता है। प्रोस्टेट कैंसर कैसे हो जाते हैं, मतलब ऐसी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं कि प्रोस्टेट में कैंसर सेल्स पनप जाते हैं? देखिए, प्रोस्टेट कैंसर अपने आप में होना एक अलग चीज़ है। उसमें कुछ बहुत से जेनेटिक फैक्टर्स, अंदर के बायोकेमिकल फैक्टर्स वो सब इन्वॉल्व होते हैं, जिस कारण से जो रेगुलेटेड कोशिकाओं का यानी सेल्स का ग्रोथ होता है वो डिसरेगुलेटेड हो जाता है। हमारे शरीर में हमारे जो अंग हैं उसमें डेली बेसिस पे यानी नित्य जो है कोशिकाएं बन रही हैं और वो डैमेज हो रही हैं, लेकिन वो बनना और डैमेज होना एक प्रोग्राम्ड प्रोसेस है। जब वो प्रोसेस अनप्रोग्राम्ड हो जाती है और बॉडी के कंट्रोल में नहीं रहती है तो फिर कैंसर बनता है, जैसे किसी भी अंग की हम बात करते हैं। ठीक है। अच्छी बात यह है कि प्रोस्टेट का कैंसर ईजिली डायग्नोज किया जा सकता है क्योंकि हम उसको स्क्रीन भी कर सकते हैं पहले, और दूसरा वो इतना एग्रेसिव नहीं होता है और ट्रीटमेंट को बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है। और डॉक्टर, आप एक मॉडल लेकर के आए हैं, तो हम चाहते हैं उसके जरिए आप थोड़ा हमारी ऑडियंस को एक बार प्रोस्टेट के बारे में डीप इंफॉर्मेशन दे दें कि क्या कैसे है कैंसर, इनलार्जमेंट, इन्फेक्शन और जो भी प्रोस्टेट से रिलेटेड और भी बीमारियां होती हैं उसका थोड़ा सा एक ब्यौरा दे दीजिए। जी, मैं बता देता हूँ। ये मेरे पास एक मॉडल है जो कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया यानी बीपीएच, जिस बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं, उसको शो करता है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ एक नॉर्मल शरीर का पार्ट दिखाया गया है जिसमें ये एक पेशाब की थैली है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है और इसके बीच में से मूत्रमार्ग यानी यूरेथ्रा निकल रहा है। वहीं दूसरी ओर हम देखेंगे कि सेम मॉडल में ये प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट पाया गया है, यानी प्रोस्टेट के अंदर जो है वो सब्सटेंस, उसका गूदा बढ़ गया है। तो जब ये गूदा बढ़ जाता है तो ये पेशाब के रास्ते को दबाना शुरू कर देता है और लक्षण शुरू करते हैं। इसी कारण से थोड़े से पेशाब की थैली में भी बदलाव आते हैं। पेशाब की थैली को जोर लगा के पंप करना पड़ता है, इसके कारण से उसकी मसल्स हाइपरट्रॉफी होती हैं और उसमें ट्रेबेकुलेशंस नाम की चीज़ें डेवलप होती हैं। तो जैसा कि आपने हमें मॉडल के जरिए समझा दिया प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स के बारे में, तो प्रोस्टेट कैंसर के जो लक्षण होते हैं डॉक्टर, क्या वो भी बाकी की तरह ही होते हैं या वो मोर और लेस सेम होते हैं, अलग होते हैं? देखिए, शुरुआती स्टेज में जब कैंसर होता है तो उसके लक्षण बीपीएच जैसे ही होते हैं। वो भी प्रोस्टेट बढ़ने के कारण पेशाब में रुकावट पैदा कर सकता है और जो भी मैंने अदर लक्षण बताए थे, जैसे कि पेशाब की धार टूट टूट के आना, बार बार पेशाब जाने की फीलिंग होना, इस तरह से प्रेजेंट करता है। और जब भी कोई मरीज इस तरह के सिम्टम्स लेके किसी डॉक्टर के पास जाता है, हम एक टेस्ट कराते हैं जिसको पीएसए बोलते हैं। उसके लेवल की बेसिस पे फिर हम आगे डायग्नोस करते हैं कि क्या ये नॉर्मल एनलार्जमेंट हो सकता है या फिर इसमें कोई कैंसर होने की संभावना है। कैसे पता करते हो? पीएसए लेवल अगर 4 के ऊपर जाता है तो फिर हम ये मान के चलते हैं कि इसमें कैंसर होने की संभावना है और फिर उसको आगे इवेल्युएट करने के लिए एमआरआई या फिर प्रोस्टेट की बायोप्सी करना जरूरी होता है। ओके। तो ये पीएसए टेस्ट मतलब कौन सा टेस्ट होता है? पीएसए एक ब्लड का टेस्ट होता है। अच्छा। जो कि दिन में कभी भी कराया जा सकता है, ऐसे कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है और इसकी नॉर्मल रेंज ज़्यादातर साइज पे डिपेंड करती है, लेकिन एक ब्रॉड अगर हम बड़े उसमें देखा जाए तो 4 से कम 4 नैनोग्राम पर एमएल से इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। ठीक है। अगर ये वैल्यू उसके ऊपर जा रही है तो फिर हमें एक संदेह पैदा होता है कि कहीं इसमें कैंसर होने की संभावना तो नहीं है, और उस केस में फिर हम एमआरआई या फिर प्रोस्टेट की बायोप्सी सजेस्ट करते हैं। प्रोस्टेट की बायोप्सी आपने कहा, तो बायोप्सी में टुकड़ा काट के लिया जाता है सांड का? जी। ओके। और अगर प्रूव हो गया कि हाँ शायद प्रोस्टेट कैंसर है तो तुरंत इलाज शुरू कर देते हैं या थोड़ा समय देते हैं? अगर प्रूव हो जाता है कि प्रोस्टेट कैंसर है तो जैसे किसी भी कैंसर का, मैं थोड़ा सा मेडिकल टर्म्स का इस्तेमाल करूंगा, हम किसी भी कैंसर के आगे के पहचान के आगे बढ़ते हैं, डायग्नोसिस के लिए बढ़ते हैं, तो फिर हमें कैंसर की डायग्नोसिस के बाद उसकी स्टेजिंग करनी होती है। जैसे आपने सुना होगा कि फर्स्ट स्टेज का कैंसर, सेकंड स्टेज का कैंसर, उस स्टेजिंग के बेसिस पे हम आगे का ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। और शरीर में कहीं भी किसी भी अंग का कैंसर हो, अर्ली डायग्नोसिस मतलब जल्दी उसका पता करना और जल्दी उसका इलाज करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि अर्ली स्टेज यानी शुरुआती दौर में ही हम उसको कंट्रोल कर पाएँ। बिल्कुल, ठीक है। अभी जैसे हमने बात की कि कैसे उसको पकड़ा जाता है, तो ऐसे में जो प्रोस्टेट कैंसर होता है इसमें हर बार सर्जरी की जाती है तो वो अंग निकाल दिया जाता है? देखिए, जैसे मैंने आपको समझाया कि ट्रीटमेंट पार्ट ज़्यादातर जो है वो स्टेजिंग पे डिपेंड करता है।
जब भी हम डायग्नोस करते हैं चाहे बायोप्सी से कि अब प्रोस्टेट में कैंसर का संभावना है या प्रोस्टेट में कैंसर आ गया है, बायोप्सी से प्रूव हो जाता है कि प्रोस्टेट में कैंसर आ गया है, तो फिर हम एक पेट स्कैन एडवाइस करते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी में स्टेजिंग होती है कि शरीर में कहीं फैला हुआ तो नहीं है या सिर्फ प्रोस्टेट से ही लिमिटेड है, यानी अंग पे ही कन्फाइंड है वो। अगर तो पाया जाता है कि कैंसर का जो फोकस है, यानी कैंसर की जो गठान है वो प्रोस्टेट में ही लिमिटेड है, बाहर नहीं फैली हुई है, जिसे हम स्टेज 1 कैंसर भी कह सकते हैं, तो उसको हम इलाज के तौर पे सर्जरी अगर करते हैं और प्रोस्टेट ग्लैंड को पूरा निकाल दिया जाता है तो वो काफ़ी हद तक 100% इफेक्टिव होता है। ठीक है। लेकिन वहीं अगर दूसरी ओर हम देखते हैं कि प्रोस्टेट की बीमारी काफ़ी लेट डायग्नोज हुई है और पेट स्कैन में वो स्टेज 4 डिसीज आती है, तो फिर हमें मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है। उस केस में सर्जरी करने का कोई बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है, क्योंकि शरीर में ऑलरेडी उसका फैला बढ़ चुका है। तो एक बार अगर जैसे ट्रीटमेंट हो गया प्रोस्टेट कैंसर का, वापस आ सकता है? देखिए, डिपेंड करता है कि हम किस उसमें स्टेज में उसको इलाज कर रहे हैं। अगर हमने स्टेज 1 में ही डायग्नोस कर लिया और हमने सक्सेसफुल कंप्लीट सर्जरी कर ली है, तो भी बहुत कम चांस होता है कि वो लौट के आए, अदरवाइज प्रोस्टेट कैंसर सर्जरी के बाद बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाता है। और ये आपने जैसे कहा कि कई बार दूसरे बॉडी ऑर्गन्स में भी फैल जाता है, मेजरली कौन से ऑर्गन्स में फैलता है? देखिए, फैलने के लिए ज़्यादातर वो बोन्स में जाता है। इसके अलावा अगर शरीर के अंगों में देखा जाए तो लिवर में जा सकता है, लंग में जा सकता है, लेकिन मेजरली जो हम डायग्नोस करते हैं वो बोन्स में जाता है, यानी हड्डियों में जाता है। अच्छा, ये जो प्रोस्टेट के कैंसर का इलाज है, जैसे कि इसमें क्या बाकी कैंसर का इलाज की तरह भी होता है स्टेजिंग के हिसाब से, कि कीमोथेरेपी टारगेटेड या इम्यूनोथेरेपी भी दी जाएगी? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जब भी हम ऐसा डायग्नोस करते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर फैला हुआ है या स्टेज 3 या 4 में चला गया है, तो इसमें कुछ ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनको हम कीमोथेरेपी की तरह लेवल नहीं करते हैं, क्योंकि वो इतनी टॉक्सिक नहीं होती हैं। देखा गया है रिसर्च में कि प्रोस्टेट कैंसर की खुराक हमारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। तो जो हमारा शुरुआती जो ट्रीटमेंट होता है वो डिपेंड करता है कि किस तरह से हम शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा को कम कर सकें। तो उसके लिए जो मेडिसिन आती हैं हम उसको एंड्रोजन डिप्राइवेशन थेरेपी का नाम देते हैं। ओके, तो ये हो सकती है। हमें जैसे आपने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं, इसके अलावा कोई और प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है जिसमें जो भी हमने बात की कि इसके बारे में भी लोगों को जानना ज़रूरी है? देखिए, खास तौर से जो यंग लोग होते हैं या जो कि सेक्सुअली एक्टिव जिनको हम कहते हैं, उनमें कई बार प्रोस्टेट में इन्फेक्शन बनने की कंडीशन एक कॉमन होती है, जिसे हम प्रोस्टेटाइटिस का नाम देते हैं। जैसा मैंने बताया, कोई इन्फेक्शन है, आप दवाइयाँ देते हैं, एंटीबायोटिक कोर्स देते हैं, वो ठीक हो जाता है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि प्रोस्टेट के अंदर एंटीबायोटिक का पेनिट्रेशन यानी उनका असर, प्रभाव जो है ना, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। अच्छा। तो कीटाणु या बैक्टीरिया के लिए वो एक सेफ सेंचुरी की तरह रहता है, जहाँ पे कि उनका दुश्मन नहीं पहुँच रहा है उनको ख़त्म करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में अगर एंटीबायोटिक कोर्स पूरा ना लिया जाए या बीच में बंद कर दिया जाए तो ये कंडीशन क्रॉनिक हो जाती है, और क्रॉनिक होने के कारण ये मरीज को ऐसे परेशान करती है कि उसे पेशाब करते समय कहीं नीचे की तरफ गुदादार द्वार के आसपास या नीचे पेट की तरफ उसको दर्द महसूस रहता है, जो कि काफ़ी समय तक बना रहता है। तो ये कुछ समस्याएं हैं जो कि परेशान करती हैं। ठीक है। कुछ ऐसे मिथ्स भी हैं, जैसे कि ज़्यादा अगर आप मास्टरबेशन करते हैं, सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं, तो या आपको प्रोस्टेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का रिस्क रहता है, इस बात में है सच्चाई? नहीं, ये हम इसको अगर इस तरह से देखें तो ये बिल्कुल उल्टी बात है। जब भी आप मैस्टरबेट करते हैं, जब भी हम स्खलित करते हैं या वीर्य निकलता है, सीमेन इजैकुलेट होता है, तो प्रोस्टेट का कंजेशन कम होता है। जब प्रोस्टेट का कंजेशन कम होता है तो प्रोस्टेट हेल्दी रहता है। अच्छा, ओके। जो लोग अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उनमें भी चांसेस होते हैं? बिल्कुल, जैसा मैंने बताया कि एक बार प्रोस्टेट में अगर इन्फेक्शन होता है तो वो काफ़ी समय तक परेशान कर सकता है अगर प्रॉपर या लंबा ट्रीटमेंट ना लिया जाए। और ख़ास तौर से उन लोगों में देखा जाता है जिनके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं या अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करते हैं, क्योंकि उनमें वैसे भी यूरिन में इन्फेक्शन होने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये जो इन्फेक्शन है, क्या उनके पार्टनर में भी पास ऑन हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। प्रोस्टेट की बात अगर नहीं की जाए, अगर हम अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहे हैं तो जो भी इन्फेक्शन होता है वो एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में ट्रांसफर होने का हमेशा रिस्क रहता है। ओके। अच्छा डॉक्टर, कहा जाता है कि जो लाइकोपिन रिच फूड्स होते हैं वो हमारी मतलब जो मेन होते हैं उनके प्रोस्टेट हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। तो ऐसे में टमाटर का नाम आता है कि टमाटर खाने से मर्दों की प्रोस्टेट हेल्थ अच्छी होती है इस बात में सच्चाई? जी, ये बताया गया है। कुछ एक रिसर्चेज ऐसी हुई हैं जिसमें कहा गया है कि लाइकोपिन रिच फूड हम जो लेते हैं, खासतौर जिसमें टमाटर आता है, जो कि बहुत ईजिली कॉमनली अवेलेबल है, हम डेली हमारी डाइट में रहता है, वो ज़रूर एक टमाटर डेली खाना चाहिए। इससे प्रोस्टेटिक हेल्थ इंप्रूव होती है। ओके। और भी कुछ ऐसे फूड्स हैं?
ब्रोकली वगैरह के लिए बोला गया है, दालों के लिए बोला गया है, पूरे अनाजों के लिए बोला गया है कि ये सब अगर आप सेवन करते हैं तो प्रोस्टेट हेल्थ इंप्रूव होती है। ठीक है, हम चाहते हैं कि आप हमें ना कुछ ऐसे टिप्स या वार्निंग साइंस भी बता दें, खास करके टिप्स कि अगर जो भी मेन हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो चाहते हैं कि प्रोस्टेट हेल्थ को लंबे समय तक मेंटेन करके रखे, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो, तो क्या क्या रोज की मतलब उनके डेली हैबिट्स में वो चीजें इंप्लीमेंट करना शुरू कर दें? देखिए, मैं 4-5 पॉइंट्स ही बताऊंगा। थोड़ा सा हमें वेट कंट्रोल की तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि मोटापा एक हाई रिस्क कंडीशन है जिसमें कि प्रोस्टेट सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ऐसे केसेस में डेली अगर हम 30 मिनट का ब्रिस्क वॉक अगर फॉलो करते हैं तो वो काफ़ी होता है शरीर के लिए। दूसरा पॉइंट आता है कि हमें उपयुक्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। बहुत कम पानी पीने से पेशाब गाढ़ा होता है और उसमें इन्फेक्शन का रिस्क बनता है, और बहुत ज़्यादा पानी पीने से हमें बार बार पेशाब जैसे लक्षण आ सकते हैं जो कि प्रोस्टेट हेल्थ को और ख़राब करते हैं। बिल्कुल। तो अगर मैं क्वांटिटी यानी मात्रा की बात करूं तो दिन में 6 से 8 ग्लास पानी यानी 1.5 से 2 लीटर पानी बॉडी के लिए पर्याप्त होता है, जिसको हम उपयुक्त पानी कहते हैं। तीसरा होता है कि हाई शुगर, मतलब ज़्यादा शुगर कंटेनिंग जो पेय पदार्थ होते हैं जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हुआ, ठीक है, इसके अलावा शराब का सेवन, स्मोकिंग जो धूम्रपान करते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए। इससे भी प्रोस्टेटिक हेल्थ पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। इसके अलावा खाने में अगर जो लोग लाल मांस ज़्यादा खाते हैं या तला हुआ फ्राइड फूड ज़्यादा खाते हैं या ज़्यादा स्पाइसी जैसे मिर्च मसाला ज़्यादा खाते हैं, उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। उसको कंट्रोल करने से ब्लैडर हेल्थ भी इंप्रूव होती है और प्रोस्टेटिक हेल्थ भी इंप्रूव होती है। ठीक है, कुछ खाने की चीज़ों को लेकर के है ऐसी धारणाएं जैसे कि कैफीन यानी कि चाय कॉफ़ी का जो सेवन बोला जाता है कि जो मर्द ज़्यादा करते हैं उनमें प्रोस्टेट इश्यूज ज़्यादा देखने को मिलते हैं, है सच्चाई? देखिए, सीधे तौर पे प्रोस्टेट बढ़ने से तो ऐसा हम कोई संबंध उसका नहीं निकाल सकते, लेकिन ज़्यादा कैफिनेटेड ड्रिंक्स यानी चाय और कॉफ़ी पीने से पेशाब की थैली हमेशा इरिटेटेड रहती है, मतलब उसमें एक परेशानी रहती है और वो आपको फोर्स करती है कि बार बार पेशाब किया जाए। बार बार पेशाब करने से अगर आपका प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है तो प्रोस्टेटिक सिम्टम्स और बढ़ते हैं और आपको और ज़्यादा परेशानी होना शुरू होती है। अच्छा, ओके। टाइट अंडरवियर्स जो लोग ज़्यादातर पहनते हैं, जो मर्द हैं, क्या उनमें दिक्कत हो सकती है? नहीं, ऐसा तो कोई खास वो नहीं है। अगर एडिक्वेट मतलब पर्याप्त साइज का अंडरवेयर पहना गया है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोग जो स्पोर्टिंग एक्टिविटी में होते हैं, जिम करते हैं, जो कि टाइट सपोर्टर्स वगैरह भी पहनते हैं, उनमें ऐसा कोई खास प्रभाव देखा नहीं गया है। जो लोग जैसे फोन पॉकेट्स में रखते हैं, लैपटॉप गोद में लेकर के बैठते हैं, जो मेन है, क्या उनमें हो सकता है? देखिए, रेडिएशन इंड्यूस्ड तो सारी चीज़ें हो सकती हैं, कैंसर बनने की संभावना भी बनती है। जनरल अगर बात की जाए पूरे शरीर की तो रेडिएशन इफेक्ट करता ज़रूर है, लेकिन सिर्फ हम प्रोस्टेट की बात करें तो ऐसा स्पेसिफिकली यानी नहीं पाया गया है रिसर्चर्स में कि उससे ऐसा कोई प्रभाव आ रहा है। ओके, जी। तो ये दिक्कत हो सकती जी, है। जी। तो इन चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं मर्द लंबे समय तक उनकी प्रोस्टेट हेल्थ जो है वो अच्छी हो सकती है। परफेक्ट। इस सेशन में हम लोगों ने जो भी बातचीत की है डॉक्टर, वो आई एम श्योर हमारी ऑडियंस के लिए बहुत मददगार होगी। हमने प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के बारे में बात की, इन्फेक्शन, कैंसर के बारे में बात की, सिम्टम्स वगैरह जो भी आपने हमें टिप्स वगैरह भी बताए और बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मॉडल के जरिए भी समझाया ये क्या दिक्कतें कैसी हैं, कैसे समझे जाने पहचाने। तो हमारी ऑडियंस के लिए आई एम श्योर ये सेशन बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होने वाला है। थैंक यू सो मच हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए। आई होप यू एंजॉयड दिस। बिल्कुल, मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच ऑडियंस इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। ऐसे और भी हेल्पफुल सेशंस के लिए एनबीटी लाइव को ज़रूर फॉलो करिएगा। इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गए हों तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।